जय हिंद बच्चों, विराट ज्ञान में पुनः स्वागत है। बच्चों आइए, अगर आपके पास ये बुक है, देख लीजिए इस बुक को। ये बुक क्वेश्चन बैंक का गोल्डन बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक विथ आंसर, इसमें आंसर भी दिया हुआ है। अगर ये बुक आपके पास है तो मैं कुछ डिस्क्राइब करते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप को पहले उठा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, इसलिए हम पहले ऑब्जेक्टिव टाइप को उठा करके फिर सब्जेक्टिव में जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव आज उठाए हैं हम 2011 जो एनुअल में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें मात्र 10 सवाल पूछे जाते थे। उन्हीं सवालों को मैथमेटिक्स का मैं लिया हूं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहला सवाल है, सही विकल्प चुने। पहला है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इस तरह का सवाल बार बार आता है, जान लीजिए। ये सवाल ही नहीं, ये बार बार सवाल, ये 2-3 बार सवाल आ चुका है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। वैसी संख्या जो p by q के रूप में लिखी जा सकती हो और जिसके q में कभी 0 ना हो। मतलब परिमेय संख्या अर्थात 1/0 कभी नहीं हो सकता है। 5/10, 7/12 है ना, 5/11, 0/2, 0/17, ये सभी परिमेय संख्या है। मतलब p by q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें अपरिमेय संख्या का पार्ट नहीं होगा, अर्थात रूट का कोई पार्ट नहीं होगा। तो देखिए इसमें √3 है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या है? इसमें फिर यहाँ पे +4 + √5 है। ये भी अगर किसी संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों जुड़ा हुआ हो तो वो पूरी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसमें भी यहाँ √6 है, ये भी अपरिमेय संख्या। अर्थात यहाँ देखिए √2 तो है, लेकिन √2 को हम जब कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। देखिए √2 को काट दिए, कितना बचा? 2। अतः मेरा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इसी तरह का सवाल आपको दे सकता है कि कौन निम्न में परिमेय संख्या है, तो ऐसा भी दे सकता है 4 + √5 - √5, 3 √3 अपन √3, 4 - √3 और प्लस √3। इस तरह का सवाल आपको दे तो जान लीजिए वहां पे आपको थोड़ा सा माइंड लगा करके और जहां पे कटने लायक हो रूट को कैंसिल कीजिए और तब आप परिमेय संख्या को चुनिए। चलिए अगला सवाल है बच्चों, तो इसका बेस्ट आंसर जो हो गया ऑप्शन बी द राइट आंसर। हम अगला सवाल लेते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मौसौ तथा a b का लौसौ बराबर क्या होता है। बच्चों आप जब पढ़े होंगे वहां पे मौसौ और लौसौ चैप्टर में जब गए तो वहां पे क्या लिखते थे? दो संख्याओं का मौसौ गुणे लौसौ अब बराबर क्या लिखते थे? दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही था। तो इसका मतलब है कि संख्या अगर a और b है उसका मौसौ लिए, a और b है उसका लौसौ लिए, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये तो भागफल है, ये नहीं होगा। ये भी भागफल है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका, यहाँ पे ये योग है, योगफल भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही है। ये सवाल भी बार बार आते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप अभी हम कहते हैं कि अगर 40 नंबर या 50 नंबर जो भी हम लोग सवाल बनाते हैं, अगर उतना ही पहले बना लें तो हम तो निश्चित है कि ऑब्जेक्टिव जो हमारा स्कोरिंग करेगा, हम टॉप कर सकते हैं, हम अच्छा बेहतर रैंक ला सकते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल को बहुत जरूरी है देखना। तो ये सवाल बच्चों, अगर इस सवाल को जरा टेस्ट कर लेते हैं। दो मान लीजिए, अगर यदि आपके पास देखिए यहाँ पे लेते हैं 10 और 5 का, दो संख्या है, 10 और 5 दो संख्या है। 10 और 5 का मौसौ कितना हो गया? मौसौ कितना हो गया बच्चों? इसका मौसौ हो गया 5, क्योंकि मौसौ वही होता है संख्या जो दोनों को पूरी तरह से काट दे। और लौसौ क्या हुआ? लौसौ क्या हुआ बच्चों? लौसौ हुआ दोनों की बड़ी संख्या लेकिन दोनों का ये, अर्थात लौसौ हमारा 10 हुआ। तो निश्चित रूप से हम अगर यदि मौसौ गुने लौसौ करते हैं, लौसौ बराबर क्या होता है? ये कितना होगा? मौसौ 5 × 10 अर्थात कितना होगा? 50। तो ये चीज जान लीजिए, अगर ये दोनों को ऐसे भी गुना करें, दोनों को अगर गुना करते हैं तो कितना होता है? 5 × 10 = 50। अतः मेरा ये ऑप्शन जो है ये सही है। अर्थात दो संख्याओं का मौसौ गुने दो संख्याओं का लौसौ बराबर दोनों का गुणनफल होता है। और इस तरह से अगर एक पार्ट हमारा जानकारी नहीं है, मौसौ जानकारी नहीं है, तो भाग दे करके हम मौसौ भी निकाल सकते हैं, लौसौ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा सवाल, तो E2 का बेस्ट आंसर आपका होगा
ऑप्शन नंबर थर्ड। तीसरा सवाल पे आते हैं बेटा। यहाँ पे घात एक वाले बहुपद कहलाता है। घात एक, आप जानते हो घात क्या होता है? घात बेटा ये होता है, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो ये पावर एक्स पर जो देख रहे हो, द पावर ऑफ द वेरिएबल, मैंने अगर यदि किसी भी वेरिएबल का जो पावर होता है वही उसका घात होता है, तो ये घात कहलाया। तो एक ये द्विघात हो गया। ये क्या होगा बेटा? द्विघात हुआ, द्विघात बहुपद। तो हम यहाँ देख रहे हैं द्विघात का क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसका त्रिघात का बेटा होगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। ये त्रिघात हुआ बेटा। और रेखिक बहुपद क्या होता है? रेखिक बहुपद जिसका घात मात्र एक हो, तो एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। ये कैसे होगा? कैसा होगा? ए एक्स प्लस बी है ना बराबर 0, या 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बेटा अब क्या होगा? ये रेखिक बहुपद कहलाएगा। इसीलिए हालांकि बस 0 बराबर 0 किया हूं तो रेखिक समीकरण हो गया, तो हम यहाँ पे बहुपद रखते हैं। ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट को ही रेखिक बहुपद कहते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। बच्चों सवाल नंबर 4 है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात अर्थात रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात बहुपद, इस पर चर्चा यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले बेटा हम समझ लेते हैं कि अगर जिस बहुपद का सबसे बड़ी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, लेकिन उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में सब होना चाहिए। अर्थात अगर द्विघात बहुपद है, देखो बेटा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अर्थात क्या हुआ? ए एक्स पावर 2 प्लस बी एक्स पावर 2 माइनस 1 और प्लस सी एक्स पावर 2 माइनस 2। देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले एक्स पर 2 पावर है और 2 से एक पावर घट गया घटते क्रम में, फिर दोनों पावर घट गया, अर्थात हमें क्या मिला? अगर यदि x पर 2 पावर है तो एक्स स्क्वायर मिला, x पावर 2 माइनस 1 है तो सिर्फ x मिला, और x पावर 2 माइनस 2 है, अर्थात अगर x पर 0 है इसका मान होता है 1। इसीलिए c हम सिर्फ c को ही लिखते हैं, x नहीं लिखते हैं। अर्थात ये मेरा स्टैंडर्ड रूप है। ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात का स्टैंडर्ड रूप है। हमें पूछा जा रहा है त्रिघात का स्टैंडर्ड रूप, तो सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या होगा। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, चाहे डी जो भी है, यहाँ डी हो सकता है, जो भी होगा। अर्थात की हो रहा है, क्या हो रहा है? ए एक्स पर 3 प्लस बी एक्स पावर 3 माइनस 1 प्लस सी एक्स पावर 3 माइनस 2 प्लस डी इंटू एक्स पावर कितना है? 3 माइनस 3। इसीलिए ये हमारा ये मिलता है और इससे एक्स स्क्वायर मिलता है, इससे एक्स मिलता है, और अगर यदि एक्स पर 0 पावर हो तो 1 मिलता है। इसीलिए हम सिर्फ इसको डी लिखते हैं। तो अब देख लो ऑप्शन कौन है बेटा? यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो त्रिघात बोल रहा है। त्रिघात अर्थात घात कितनी हो चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा। यहाँ 4 घात है, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको देख लेते हैं बेटा। 3 घात है तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ क्या है? 3 माइनस 1 तो 2 है, 3 माइनस 2 तो 1 है, और 3 माइनस 3 तो 0 है। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा राइट है। 3 माइनस 1 हुआ तो एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 2 हुआ तो एक्स दिया, 3 माइनस 3 एक्स पावर हुआ, यहाँ एक्स पावर 3 माइनस 3 हुआ, अर्थात गुने 1 हो गया। चूंकि किसी भी संख्या का घात अगर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। चलिए बेटा अब आते हैं 5वीं नंबर सवाल पे। यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए का मान निकालिए। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है बेटा। क्या है? साइन ए हम जानते हैं, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? 3/4 दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना है कॉस ए का मान। तो बेटा क्या होता है? हम जानते हैं कॉस ए इज इक्वल टू रूट अंडर, हमारे पास सूत्र था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो बेटा यहाँ पे इसको हल कर दो। कैसे हल करोगे? तो यहाँ पे डाल दो बेटा 1 माइनस साइन ए का मान कितना था? 3/4। तो 3/4 रख देते हैं बेटा। यहाँ पे कितना हो जाता है? रूट अंडर 1 माइनस 9/16। और तब बेटा हम क्या करेंगे? 9/16 हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 16 माइनस 9/16, तब हो जाएगा √7 और अपॉन ये 4 निकलेगा बाहर। अतः मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ये नहीं होगा,
ये भी नहीं, ये भी नहीं, अर्थात ये ऑप्शन मेरा राइट होगा। तो इसलिए इस तरह का सूत्र, इस तरह का फॉर्मूला हमें बार बार मिलता है, अतः इस फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये तीनों फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है बेटा, ये भी ऑब्जेक्टिव में डाल दिया बाबू, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इस फॉर्मूला को गेट बाय हार्ट कर लो। अगला सवाल है बेटा यहाँ पे 6 का 10a बराबर होता है, 10a बराबर होता है बेटा, इसे नोट करो, मैं बता। इसीलिए बेटा 6 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10a इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए। और इस तरह का सवाल और उठा के दे सकता है, कभी कभी दे सकता है कि कॉस ए को लिख सकते हैं तो साइन 90 माइनस ए दे देगा, कभी सेक ए को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस ए दे देगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत बार बार आता है बेटा, इसीलिए इसे गेट बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है। चलो बेटा अब चलते हैं हम 7 नंबर सवाल पर। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। बेटा गौर करो, मैं जो ऐसे एक चीज बताता हूं कि ये जिस प्रकार से मान लो ये हमारा है ना एक्सिस है, तो इसे कहते हैं x अक्ष, ये ओरिजिन हो गया, और ये y अक्ष। जगह कम होने के कारण बता रहा हूं बेटा, तो x अक्ष से जो x डैश यहाँ है और ये नीचे y डैश है, नीचे नहीं दिखेगा, तो मैं बता रहा हूं कि अगर यदि कोई बिंदु का कोऑर्डिनेट हमें बताना हो, किसी भी बिंदु का अगर कोऑर्डिनेट बताना हो बेटा, तो उस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि ये x अक्ष से अगर कोई ऊंचाई हम लेते हैं, यहाँ से जो ही कोई पार्टिकल ऊपर की ओर हम उसकी दूरी लेते हैं तो इसे y एक्सिस कहते हैं। ये क्या हो गया y। अतः कोई बिंदु अगर यहाँ है, P कोई बिंदु है और x मेरा 4 है और y मेरा 3 है या 4 है, 3 मान लो, तो सबसे पहले लिखते हैं x y अर्थात 4 3। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको x को कहते हैं भुज और y को कोटि कहते हैं, इसको कहते हैं कोटि, कोटि, और इसे कहते हैं भुज बेटा। इसीलिए क्या कहलाएगा, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से ये दूरी जो हो रही है इसे क्या कहते हैं, भुज तो नहीं कहते, कोटि कहते हैं बेटा, कोटि। अर्थात अक्ष भी नहीं, अक्ष तो ही पूरे सिस्टम हो गया, x x डैश y y डैश हमारा अक्ष है, लेकिन ये क्या हो गया, कोटि हो गया। इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चों अगला सवाल है 8 नंबर, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। बच्चों जरा सा गौर करें, हम वृत्त को पहले जान लें। वृत्त क्या है, वृत्त है इफ ए पार्टिकल मूव्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट which is equidistant from the fixed point is called a circle. The path of the particle is called a circle. तो ये पार्टिकल, मान लीजिए कोई पार्टिकल अगर मूव कर रही है और यहाँ एक फिक्स पॉइंट से, और ये फिक्स पॉइंट से पार्टिकल के पाथ, रास्ता यही हुआ, पार्टिकल का यही रास्ता हुआ, और इस रास्ता और फिक्स पॉइंट के बीच में जो दूरी होती है उसे ही त्रिज्या कहते हैं, उसे त्रिज्या कहते हैं। और ये पूरा कहलाता है परिधि। क्या कहलाता है बच्चों, परिधि। और ये त्रिज्या, और ये हम क्या कहते हैं, इसको केंद्र कहते हैं सर्किल का। ये सर्किल हमारा बन के तैयार हुआ। बच्चों गौर करना है कि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि, वृत्त का जो पाय है ना, पाय का डिफिनेशन ही वृत्त का पूरी सिस्टम को निकाल देता है। वृत्त का पूरा सिस्टम आपको पाय का डिफिनेशन, पाय क्या है, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ एनी सर्किल। अर्थात क्या माने, किसी भी वृत्त का पाय, किसी भी वृत्त का परिधि और डायमीटर के अनुपात को ही पाय कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी वृत्त के परिधि, तो अर्थात क्या हुआ, परिधि बटा व्यास इज इक्वल टू पाय। तो बेटा व्यास क्या है, तो व्यास कहते हैं वैसे जीवा को जो केंद्र से पार करे, अर्थात दो त्रिज्या, एक त्रिज्या दूसरी त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों मिलके क्या बना, व्यास। तो क्या हो जाएगा बेटा, परिधि अपॉन 2r इक्वल टू पाई, इसीलिए बटे 1 है, इसीलिए क्या निकल गया, परिधि इज इक्वल टू 2 पाई
आर। तो बेटा 2 पाई आर इसका क्या है, परिधि है। और त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो इसे काट देते अगर पूरा हम, अगर इसे काट देते पूरा और इसे हम सजाते इस तरह, देखो बेटा ऐसे सजाते, ऐसे अगर सजा लेते हम पूरी तरह से, तो बेटा क्या हुआ, ये हमारा एक आयत के रूप में आ गया। और आयत क्या होता है, तो आयत के रूप में आ गया, तो ये कोण और ये दोनों कोण मिला करके क्या है 2 पाई आर, अर्थात ये भी पाई आर हुआ और ये भी पाई आर हुआ, दोनों पाई आर हुआ। ये तो हमारा क्या है, ये क्या है बेटा, ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है, तो ये वाला आर है। तो हम क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर ये लंबाई हुआ, ये लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना हो गया बेटा, लंबाई तो एक ही तरफ कर लेंगे, ये गुना ये, अर्थात पाई आर गुना आर, कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, तो पाई आर स्क्वायर सही है। हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि वृत्त का पाई का डिफिनेशन परिधि बटे व्यास बराबर, तो 2 पाई आर निकला क्या, परिधि। अगर कभी ये सवाल पूछे कि परिधि क्या है, तो 2 पाई आर देना है। ये तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्त का मिला करके हुआ क्षेत्रफल। तो कुल मिला करके हमारा ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। बच्चों सवाल नंबर 9, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। बच्चों हम जानते हैं कि 0 से 10, अगर यदि 10 से 20 और 20 से 30, 30 से ये 40 अगर वर्ग चिन्ह हो या वर्ग अंतराल हो, वर्ग अंतराल अगर दिया हुआ हो बेटा, ठीक है, वर्ग अंतराल अगर दिया हुआ हो और इसमें बच्चा 3 हो, इसमें 5 हो, इसमें 7 हो, इसमें 2 हो, तो हम ये बारंबारता ये कहलाती है बारंबारता। और ये क्या कहलाती है, संचयी बारंबारता बेटा। 3 5 3 8 और 8 7 15, 15 2 17, ये संचयी होते हुए है ना, ये जमा होते हुए आगे हम बढ़ते हैं, तो इसे ही कहते हैं संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता का वक्र जो बनाते हैं उसे क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उसे त्वरण कहते हैं। कैसा वक्र बनता है, इसे भी जरा सा हम देखेंगे। ऐसा बनता है बेटा, ऐसा है ना, एक हमें रेखा प्राप्त होती है जो वक्र के रूप में होती है, अर्थात हमारा दंडालेख तो नहीं होगा, दंडालेख बेटा ऐसा होता है, दंडालेख ऐसा होता है। और ये आयत चित्र बेटा इस प्रकार से होता है, ऐसा होता है आयत चित्र, तो ये भी नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। हमारा सबसे माने अच्छा ऑप्शन अर्थात ए इज द राइट आंसर, त्वरण, इसे ओलिप्स कहते हैं। अब चलते हैं बेटा इस चैप्टर का 2011 ए में पूछे गए ऑब्जेक्टिव सवाल का लास्ट सवाल ये है, क्योंकि उस समय 10 सवाल ही पूछा जाता था, तो मैं उठाया हूं, क्वेश्चन बैंक को ही लेके चल रहा हूं। आप भी रिवाइज करना है, आप भी करें, इसलिए कि अब अंतिम तैयारी में हम लोग चल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को 2 धनात्मक पूर्णांकों के नियम निम्न में से किसे परिकलित करने का है। एल्गोरिथ्म जो हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन का, वो क्या था, वो हम लोग क्या निकालते थे, लॉस नहीं, क्या निकालते थे, भागफल नहीं, शेषफल नहीं, हम लोग निकालते थे मोस। क्योंकि हम जानते हैं बेटा अगर मान लो 5 से, अगर 5 और 42 के बीच में हमें अगर यदि देना है, 5 और 42 के बीच में, या तो मान लीजिए 10 और 42 के बीच में हमें देना, हमें निकालना एचसीएफ 10 और 42 का, तो यूक्लिड साहब बताए थे कि 10 से 42 में आप भाग दीजिए, दे दिए बेटा, जितना शेष बचता है 10 चौके 40, बचा कितना 2। अब 2 से देना है आपको 10 में भाग, तो 2 पचे 10। तो जहां पे पूर्ण रूप से ये कट जाता हो उसके पहले वाले विभाजक को दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहते हैं। अतः बेटा कितना निकला यहाँ 10 एवं 42 का एचसीएफ बराबर 2। तो ये एचसीएफ निकालने का, यूक्लिड साहब ने एचसीएफ निकालने का तरीका बताया था, इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, मोसो निकालते हैं। तो चलिए बेटा अब क्वेश्चन बैंक की पढ़ाई शुरू कर दी है हमने, और निश्चित है कि हम
इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे स्कोरिंग में बहुत बड़ा फायदा करता है। तो ये सवाल बार बार आते हैं और जो भी क्वेश्चन सेटर होते हैं वो क्वेश्चन बैंक को साथ में लेकर के जरूर सेट करते हैं, इसलिए क्वेश्चन बैंक पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब मैं लेकर के आ रहा हूं 2012 ए का सवाल, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले ले रहा हूं, तो इसके नोट कीजिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर नए हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए नए वीडियो के साथ बच्चों, जय हिंद बच्चों, जय भारत।